जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो। हमारे हिसाब से हो, अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहतें ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र करना। जिंदगी सड़क की तरह है, ये कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाए तो कभी डरो मत। निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेस बदलकर ही आती है। याद रखना कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आप सिखाना चाहो तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डिवाइन ऑफ स्टोरी यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और शानदार कहानी जो आपको न सिर्फ रोमांचित करेगी बल्कि गहरी सीख भी देगी। तो आइए शुरू करते हैं। यह कहानी है राजा के 3 सवाल। आज तक की कहानियों में हमने हमेशा यही सुना था कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि राजा का कोई वंश ही ना हो, तो राजा के बाद आखिरकार कौन बनेगा उस राज्य का राजा? अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक छोटे से गांव की छोटी सी कुटिया में रहने वाला एक छोटे से लकड़हारे को इतने बड़े साम्राज्य का राजा बना दिया गया, तो आपको कैसा लगेगा? शायद से काफी ज्यादा विचित्र। क्या वो राजा बनने के काबिल था, या उसके राजा बनने के पीछे का कोई और कारण था? इन सभी सवालों का जवाब तो हमें इस कहानी में आगे चलकर ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक रघुवीर नामक छोटा सा गांव था, जहां के राजा का नाम विक्रम सिंह था। विक्रम सिंह काफी दयावान और एक नेक दिल राजा था। अपने पूरे जीवन में विक्रम सिंह ने बहुत कम युद्ध लड़े थे, और इन युद्ध को जीतने के बावजूद भी विक्रम ने जीते हुए राज्यों के लोगों पर कभी कोई अत्याचार नहीं किया। हमेशा सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखी, जिसके चलते हर कोई विक्रम को काफी ज्यादा पसंद करता था। समय गुजरता रहता है और अब विक्रम सिंह की उम्र हो चली थी। विक्रम सिंह ने अपनी सारी जवानी अपनी प्रजा के नाम कर दी थी, जिसके चलते उन्होंने कभी विवाह नहीं किया और ना ही उनका कोई सुपुत्र था जो उनके इस राज्य और सिंहासन को संभाल सके। बस इसी चिंता में विक्रम सिंह की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते वैद्य जी उन्हें देखने के लिए आते हैं। तो वैद्य जी बताइए, कितना समय बचा है हमारे पास? राजा जी, अभी तो आपके पास काफी समय है, लेकिन आपको अपने खाने पीने पर थोड़ा ध्यान देना होगा। लगता है आजकल आप कुछ परेशान हैं, इसीलिए तो इस तरह अचानक आपकी तबीयत खराब हो गई। वैद्य जी, अब आपसे क्या ही छिपाएं। आप तो जानते हैं कि प्रजा के चलते हमने कभी विवाह नहीं किया, ना ही हमारी कोई औलाद है। यही सोचकर परेशानी खाई जाती है कि हमारी मृत्यु के बाद कौन संभालेगा, हमारे राज सिंहासन को कौन देखभाल करेगा। हम ऐसा उत्तराधिकारी चाहते हैं जो राजा बनने के बाद इस प्रजा को अपना परिवार समझे। सिंहासन पर बैठने के बाद उसमें किसी तरह का कोई आक्रोश न आए। तो राजा जी, आपके छोटे भाई आदित्य सिंह के बेटे राजवीर सिंह भी तो हैं। आप उन्हें क्यों नहीं अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी बना देते? राजवीर काबिल तो है, लेकिन उनमें इतनी समझदारी नहीं, और उनकी उम्र भी तो काफी कम है। तो राजा जी, अब तो सिर्फ एक ही उपाय बचता है। अब गांव की प्रजा को बुलाएं, और उसमें से जो भी आपको राजा बनने के काबिल लगे, आप उसे अपना राजा बनाएं। लेकिन वैद्य जी, मैं ऐसे ही किसी के हाथ में इस प्रजा की बागडोर थोड़ी ना दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ आपको ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो दिल से रहमदिल हो, समझदार हो, गुणी हो और शातिर भी। आप मेरे बताए हुए 3 सवाल सभी से पूछेगा। जो भी इन सवालों का सही जवाब देगा, वही आपके राज सिंहासन को संभालने के काबिल होगा। राजा विक्रम सिंह को वैद्य जी की यह बात कहीं सटीक सी लगती है। कुछ दिनों बाद जब विक्रम सिंह पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, तो वो सिपाहियों को भेजकर गांव के सारे लोगों को दरबार में इकट्ठा करते हैं, जहां उन आम लोगों के साथ विक्रम सिंह के भतीजे राजवीर सिंह और उनके कुछ खास मंत्री भी होते हैं। आप सभी तो जानते हैं कि हमने आपको इस तरह क्यों बुलाया है। अब हमारी उम्र हो चली है,
हमने अपनी सारी जिंदगी आप लोगों की सेवा भलाई में ही गुजार दी। इसलिए हमने कभी विवाह भी नहीं किया और आज हमारा कोई पुत्र भी नहीं है जो हमारे बाद इन सभी चीजों को संभाल सके। आप में से कौन हमारे बाद इस राज सिंहासन को संभालेगा? उसी के लिए आप सबको यहाँ बुलाया गया है। महाराज, इसके लिए यह सब करने की क्या जरूरत थी? आज तक हमने जितने भी युद्ध लड़े हैं, जितनी भी परेशानियों का सामना किया है, उन सब में आपके मंत्रियों ने तो आपका साथ दिया है। तो क्यों ना आप हम में से ही किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाएं? मैं तो आपका सबसे खास मंत्री हूँ। देखा महाराज, इसे कहते हैं अपनी रोटी पर की लगाना। महाराज, ये सब आपके मंत्री हैं, सलाहकार हैं, लेकिन हम तो आपके छोटे भाई के बेटे हैं। अगर आपका कोई पुत्र नहीं तो क्या हुआ? हम भी तो आपके पुत्र के समान हैं। बचपन में आपने भी तो हमें अपनी गोद में खिलाया है। हमने तो हमेशा आपको अपने पिता के रूप में ही माना। छोटे राजा राजवीर सिंह जी और मंत्री भवन सिंह जी, यह फैसला महाराज का है, तो आप उन्हें ही लेने दीजिए। महाराज, अब आप लोगों से कुछ सवाल पूछेंगे और जो भी इन सवालों का सही जवाब देगा वो ही अगला राजा होगा। मैं अब आप सभी लोगों से 3 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या होता है? दूसरा सवाल, हमें किसकी बात सुननी चाहिए? कौन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तीसरा और आखिरी सवाल, सबसे जरूरी क्या है? राजा विक्रम सिंह के इन 3 सवालों को सुन महल में मौजूद सभी लोगों में खुसुर-फुसुर चालू हो जाती है कि ये किस तरह के सवाल हैं? हमें तो आपके सवाल समझ ही नहीं आए। जी महाराज, ये सवाल तो काफी अजीब है। इन सवालों का क्या ही जवाब हो सकता है? सवालों का जवाब है, तभी तो महाराज ने आप सभी से यह सवाल पूछे हैं। इन तीनों सवालों का जवाब देने के लिए आप सभी लोगों के पास 7 दिनों का समय है। इन 7 दिनों में आप सभी इन सवालों को अच्छे से समझ लीजिए और ठीक 7 दिन के बाद इसी समय इसी दरबार में जो भी इन सवालों का सही उत्तर देगा वो ही राजा बनेगा। राजा के ये 3 सवाल पूरे गांव में किसी आग की तरह फैल गए थे। हर कोई इन्हीं सवालों के बारे में बात कर रहा था। आखिरकार ये किस तरह के सवाल हैं? मुझे तो समझ नहीं आया। क्या तुम्हें कुछ समझ आया? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। और सच कहूं तो मुझे तो सवाल ही याद नहीं है। लगता है अब हमारे राजा जी की उम्र हो गई है, तभी तो उन्होंने ऐसे बेतुके सवाल पूछे हैं। अरे भला, इन सवालों का जवाब देकर भी कोई राजा बन सकता है क्या? जितना हम जानते हैं, हमारे राजा जो हैं बड़े समझदार हैं। इन सवालों के पीछे भी कोई ना कोई कहानी होगी। अब देखते हैं 7 दिनों के बाद कौन जवाब देता है इन 3 सवालों का। सारी किताबें पढ़ ली, वेदों में भी नजर मार लिया, लेकिन कहीं पर भी ऐसे सवालों का कोई जिक्र नहीं है। आखिरकार इन सवालों का क्या ही जवाब हो सकता है? इन 7 दिनों में कुछ भी करके मुझे इन सवालों का जवाब जानना होगा। महल हो या गांव, हर कोई बस इन सवालों का जवाब जानने में ही लगा हुआ था। वैद्य जी, क्या सच में कोई इन सवालों के जवाब दे पाएगा या नहीं? इस गांव में कोई भी सिंहासन के काबिल होगा तो वो जरूर इन सवालों के जवाब दे सकेगा। यूं ही समय गुजरता है और 7 दिन पूरे हो जाते हैं। 7वें दिन के बाद अब सभी गांव वाले प्रजामंत्री, छोटे राजा, हर कोई दरबार में मौजूद होते हैं। थोड़ी देर में महाराज विक्रम सिंह भी अपने सिंहासन पर पधारते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से 7 दिन पहले कहा था कि मेरे पूछे हुए उन 3 सवालों का जो भी जवाब देगा वही अगला राजा बनेगा। तो कौन मेरे सवालों का जवाब देना चाहेगा? महाराज, हम आपके सवालों का जवाब देना चाहेंगे। हमने आपके सभी सवालों का जवाब ढूंढ लिया है। आप एक एक करके अपने सवाल पूछिए। मेरा पहला सवाल यह था कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या होता है? महाराज, किसी भी कार्य को करने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि उस कार्य को करने में हमें कितना समय लगेगा। उस कार्य को करने का तरीका क्या है? उदाहरण के तौर पर अगर हम कोई घर बनाते हैं तो वो घर कितना बड़ा है? उसे बनाने के लिए कितनी रेत, कितनी ईंट, कितने पत्थर लगेंगे, कितना समय लगेगा? अगर हम यह सब पहले से ही जान लें
तो हम किसी भी कार्य को उसके सही वक्त पर कर सकते हैं। आपका जवाब तो काफी अच्छा है, लेकिन ये सवाल का जवाब सही नहीं। अगर यह सवाल का जवाब सही नहीं, तो फिर क्या है? छोटे राजा 4 किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। महाराज, अगर आप कहें तो हम इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं। मंत्री भवन सिंह जी, बताइए सवाल का जवाब। अगर हम किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचेंगे तो हमारा समय काफी बर्बाद होगा। इसीलिए समय की बर्बादी ना करते हुए हमें उस कार्य को कर लेना चाहिए। यही सबसे अच्छा तरीका है। समय को बचाते हुए किसी भी कार्य को सही समय पर करना चाहिए। भवन सिंह जी, आपका जवाब काफी बढ़िया है, लेकिन यह भी इस सवाल का सही जवाब नहीं है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मंत्री जी, आप तो हमें कह रहे थे, ये आपने कौन सा सवाल का सही जवाब दे दिया? महाराज जी, क्या हुआ? अगर हम पहले सवाल का जवाब देने में असमर्थ रहे तो आप हमसे दूसरा सवाल पूछिए। ठीक है, तो दूसरा सवाल ये है कि हमें किसकी बात सुननी चाहिए और कौन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है? अरे महाराज, यह भी भला कोई सवाल हुआ? अरे, आपको हम मंत्रियों की बात सुननी चाहिए। जब भी महल पर कोई आपदा आती है या गांव में किसी भी तरह की परेशानी आती है तो आप हम मंत्रियों से ही तो सलाह लेकर कार्य करते हैं। एक राजा के लिए उसके मंत्रियों से महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? अरे, ये तो बाहर के कार्य की बात है। सबसे जरूरी तो खुद का परिवार होता है, और जब परिवार में कोई परेशानी आती है तो वहाँ मंत्रियों की सलाह की नहीं, अपनों की सलाह ली जाती है, और अपनों की सलाह ही सबसे अच्छी सलाह होती है। इसीलिए हमेशा हमें अपनों की ही सुननी चाहिए। अपनों से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? आप लोगों का यह जवाब भी काफी अच्छा है, लेकिन यह सवाल का सही जवाब नहीं है। महाराज, लगता है इन लोगों ने ठीक से तैयारी नहीं की है आपके सवालों का जवाब देने की। कोई बात नहीं महाराज, इन लोगों से तीसरा और आखिरी सवाल करिए। क्या पता ये तीसरे सवाल का सही जवाब दे दे। हमारा तीसरा और आखिरी सवाल है कि सबसे जरूरी काम क्या है? महाराज, इस सवाल का जवाब तो हमें अच्छे से आता है। सबसे जरूरी काम है धन का दान करना। इसके अलावा युद्ध करना, ताकि हम दुश्मनों से अपनी प्रजा की रक्षा कर सकें। नहीं, यह सवाल का सही जवाब नहीं है। आपके तीनों पूछे हुए प्रश्नों का हमने इतने अच्छे से जवाब दिया, लेकिन सब गलत है। ये कैसे हो सकता है? हम आपके सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए तो फिर कोई भी जवाब नहीं दे सकता। शायद आप लोग ठीक कह रहे हैं। लगता है हमारे इन 3 सवालों का जवाब किसी के भी पास नहीं है। महाराज, निराश मत होइए, कोई तो होगा जिसके पास इन 3 सवालों का जवाब होगा। राजा विक्रम सिंह निराश होकर अपने कक्ष में चले जाते हैं, और ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। कौन अगला राजा होगा? कौन उनकी प्रजा की रक्षा करेगा? इन्हीं चीजों को सोचते हुए राजा विक्रम सिंह की तबीयत एक बार फिर खराब हो जाती है। महाराज, आपकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अगर आप इसी तरह चिंतित होते रहे तो कैसे होगा सब? वैद्य जी, आप ही बताइए, हम क्या करें? कौन संभालेगा हमारे बाद इस राज सिंहासन को? इस प्रजा को किसी के भी पास हमारे उन 3 सवालों का जवाब नहीं है। जरूर किसी ना किसी के पास तो उन 3 सवालों का जवाब होगा महाराज। आज नहीं तो कल आपको जरूर सवालों का जवाब मिलेगा। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। विक्रम सिंह जी हर रोज की तरह अपने कक्ष में आराम कर रहे होते हैं कि तभी उनका एक सिपाही उनके पास आता है। महाराज, आपसे एक रघु नाम का आदमी मिलना चाह रहा है। वो तकरीबन 10 दिनों से आपसे मिलने के लिए महल आ रहा है। आपकी खराब तबीयत के चलते हमने आपको इस बारे में बताया नहीं। आज ही पता चला कि अब आपकी तबीयत थोड़ी ठीक है, इसलिए हमने सोचा कि ये खबर आप तक पहुंचा दें। कौन है वो आदमी और क्यों मिलना चाह रहा है हमसे? वो कहता है कि आपके पूछे हुए उन 3 सवालों का जवाब उसके पास है, लेकिन उसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? महाराज, इस बारे में तो हम भी नहीं जानते। उसने हमें बहुत कुछ नहीं बताया। वो बस आपसे मिलना चाह रहा है। विक्रम सिंह अगले दिन ही रघुनाम के उस आदमी को दरबार में बुलाते हैं, जहाँ छोटे राजा मंत्री और वैद्य जी भी मौजूद होते हैं।
हमारे सिपाही ने बताया कि तुम्हारे पास हमारे उन 3 सवालों का जवाब है। क्या यह बात सच है? अरे महाराज, आप किसकी बातों में आ गए हैं? यह तो आम आदमी है और यह तो मुझे भी अनपढ़ लग रहा है। जिस सवाल का जवाब हम नहीं दे पाए तो यह क्या ही देगा? महाराज, मैं भले ही कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरे पास आपके तीनों सवालों का जवाब है महाराज। लेकिन उन सवालों के जवाब देने से पहले मेरी एक शर्त है। मेरी माँ कई दिनों से बीमार है, उनके इलाज में काफी धनराशि लगेगी। महाराज, अगर मैंने आपके सभी सवालों का सही जवाब दिया तो आप मेरी माँ का इलाज करवाएंगे। आप भले ही मुझे राजा न बनाएं, लेकिन मेरी माँ को ठीक कर दीजिएगा महाराज। जैसा तुम कहो। तो बताओ हमारे सभी सवालों के जवाब। उन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए आपको मेरे साथ मेरी छोटी सी कुटिया पर चलना होगा महाराज। वहीं पर हम आपको आपके सभी सवालों का जवाब दे पाएंगे। और हाँ, एक बात और महाराज, आप वहां पर किसी भी तरह का क्रोध नहीं करेंगे। ठीक है, हमें तुम्हारी ये बात मंजूर है। अगले ही दिन महाराज साधारण भेष बदलकर वैद्य जी के साथ रघु की कुटिया जा पहुंचते हैं, जहां रघु पहले से ही लकड़ियों की कटाई कर रहा था। जैसा तुमने कहा था, मैं आ गया तुम्हारी कुटिया पर। चलो अब मेरे सभी सवालों का जवाब दो। मेरा पहला सवाल यह था कि आखिर की किसी भी काम को करने का सही समय कौन सा होता है? बताओ क्या जवाब है इस सवाल का? राजा को रघु से यह सवाल पूछे हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन रघु ने अभी तक राजा को कोई जवाब नहीं दिया था और वो बस कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने में लगा हुआ था। लकड़ियां काटते काटते रघु काफी ज्यादा थक जाता है और हाँफने लगता है। हमने तुमसे सवाल पूछा है, हमें सारे सवालों का जवाब दो। महाराज, आपको आपके सवाल का जवाब जल्द ही मिलेगा। लकड़ियां काटते काटते रघु के हाथ में लकड़ी की खाक लग जाती है, जिससे रघु को काफी दर्द होने लगता है। यह देख राजा विक्रम सिंह से रहा नहीं जाता। हम तुम्हारी लकड़ियां काटने में मदद कर देते हैं। लेकिन महाराज, आप कैसे? आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है। हम बूढ़े जरूर हुए हैं, लेकिन हमारे शरीर में आज भी वही ताकत है जो 25 साल पहले थी। राजा विक्रम सिंह रघु के हाथ से कुल्हाड़ी लेते हैं और फटाफट सारी लकड़ियां काटने लगते हैं। लकड़ियां काटते काटते शाम हो जाती है और रघु ने अभी तक महाराज को उनके पहले सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। इससे पहले राजा रघु से दोबारा अपना जवाब मांगते, तभी उन्हें एक आदमी के दर्द से चिल्लाने की आवाज आती है। क्या आप लोगों ने भी किसी को दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनी? लगता है किसी को काफी गहरी चोट लगी है महाराज। हमें इस आवाज का पीछा करना चाहिए महाराज। शायद हम किसी की जान बचा लें। विक्रम सिंह वैद्य और रघु के साथ में उस आवाज का पीछा करता है। थोड़ी दूर पर उन सभी को पेड़ के सहारे बैठा हुआ एक घायल आदमी मिलता है, जिसके कंधे पर तीर लगा हुआ था। वो व्यक्ति खून से लहूलुहान हो चुका था। उसके शरीर से खून पानी की तरह बह रहा था। ये देख, हे भगवान, इसे तो काफी गहरी चोट लगी है। हमें इसका जल्दी उपचार करना चाहिए। लेकिन महाराज, कहीं अगर कोई जासूस निकला तो इस वक्त इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है। सभी मिलकर उस घायल आदमी को रघु की कुटिया तक लेकर आते हैं, जहां रघु की कुटिया में विक्रम सिंह वैद्य जी के साथ मिलकर विक्रम सिंह उस घायल आदमी की मरहम पट्टी करते हैं। और इसी में रात से सुबह कब हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। अगले दिन जब उस घायल व्यक्ति को होश आता है तो वो हाथ जोड़कर विक्रम सिंह से माफी मांगने लगता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। तो तुम मुझसे किस गलती की माफी मांग रहे हो? मैं आपके दुश्मन राजा नारायण सिंह का एक सिपाही हूं। उन्होंने मुझे आप पर हमला करने के लिए भेजा था, लेकिन शायद आपके राज्य के कुछ सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया। मैं इस गांव का भी नहीं हूं और वो मेरा पीछा करने लगे। उनसे बचते बचाते मैं इस जंगल में आया, लेकिन उनके तीर से बच ना सका। घायल होकर मैं दर्द से करा रहा था। तभी आप भगवान बनकर आए और आपने मुझे पुनर्जीवन दिया। जिस व्यक्ति की जान लेने मैं आया था उसी ने मेरी जान बचाई। महाराज, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि आप इतने दयावान हैं
कि अपने दुश्मन की ही जान बचाएंगे आप। आज के बाद मैं आपका सिपाही बनकर आपकी रक्षा करूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए। उस घायल आदमी की बात सुनकर विक्रम सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जिसके बाद विक्रम सिंह जब उस कुटिया से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि रघु फिर से कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा है। यह देख विक्रम सिंह रघु के पास जाते हैं। तुमने जैसा कहा हमने किया, लेकिन तुमने अभी तक हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। अगर तुम्हारे पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है तो तुम हमें बता सकते हो। हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। हम बस यहाँ से चले जाएंगे और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसके पास सच में हमारे सवालों का जवाब हो। आपको तो आपके सवालों का जवाब कब का मिल चुका है महाराज। लगता है आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कब? तुमने तो मुझे अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं बताया, तो मुझे जवाब कैसे मिला? भले ही मैंने आपको जवाब ना बताया हो महाराज, लेकिन आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल चुका है। आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देता हूँ महाराज। अगर कल आपको मुझ पर दया न आई होती तो आप लकड़ियां काटने में मेरी मदद नहीं करते और मेरे जवाब ना देने पर आप यहाँ से चले जाते और बीच रास्ते में वो व्यक्ति आप पर हमला कर देता तो कुछ भी हो सकता था। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं अभी भी तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। साफ साफ शब्दों में कहो कि क्या जवाब है मेरे उन 3 सवालों का। आपका पहला सवाल यह था कि किसी भी काम को करने का सही समय कौन सा होता है। आप लकड़ियां काटकर मेरी मदद कर रहे थे तो वही सबसे सही समय था। सबसे जरूरी व्यक्ति आपके लिए मैं ही था। सबसे जरूरी काम मेरा ही था। आपने उस घायल व्यक्ति के लिए जो भी किया वही काम आपके लिए सबसे जरूरी था महाराज। महाराज, किसी भी काम को करने से पहले सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास शक्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण आदमी वही होता है जिसके साथ हम होते हैं। सबसे जरूरी और अच्छा काम वही होता है जब हम संकट में पड़े आदमी की सहायता कर सके। मेरे ख्याल से अब आपको आपके तीनों सवालों का जवाब मिल चुका होगा महाराज। जिन सवालों का जवाब हमारे मंत्री हमारे परिवार के सदस्य ना दे सके, उन सवालों का जवाब एक आम लकड़हारी ने दिया है। तुम सही मायने में इस प्रजा को संभालने के काबिल हो। हमने कहा था कि जो भी हमारे उन तीनों सवालों का सही जवाब देगा वही हमारा राजा बनेगा, और तुमने हमारे सभी तीनों सवालों का सही जवाब दिया है। हमारे बाद अब तुम ही इस प्रजा को संभालोगे और इस राजगने को भी। महाराज, मैंने आपसे कहा था ना कोई व्यक्ति तो जरूर होगा जो आपके 3 सवालों का जवाब दे सकेगा। देखिए, भगवान ने जल्द ही आपको उस व्यक्ति से मिलवा दिया। यह तो भगवान का ही करिश्मा था जो हमें उन्होंने यहाँ भेजा। अगर हम यहाँ नहीं आते तो कभी भी अपने सवालों का सही जवाब जान नहीं पाते। हमारे लिए हमारा सही वक्त कौन सा है, कौन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, किसकी बातें हमें मानना चाहिए और कौन सा काम सबसे अच्छा है, इन सभी सवालों का जवाब हमें मिल चुका है। वैद्य जी, आप मंत्रियों को भेजिए और इन तीनों सवालों के जवाब को सभी प्रजा और लोगों तक पहुंचाइए और ये ऐलान करवाइए कि अब उनका अगला राजा कौन होगा। महाराज, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरी माँ का इलाज करवाएं। मैं एक बहुत ही गरीब इंसान हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी राजगद्दी को संभालूंगा। आपकी जगह लेने का मैं सोच नहीं सकता। मैं राजा बनने के किसी भी तरह काबिल नहीं हूँ महाराज। इन सवालों का जवाब भी मैंने आपको इसलिए दिया ताकि मेरी माँ का इलाज हो सके। तुम सही मायनों में राजा बनने के काबिल हो रघु। हमारे दरबार में मौजूद लोग, गांव की प्रजा सब इसलिए राजा बनना चाहते हैं ताकि वो राजा बनकर सब पर हुक्म चला सके, एक राजा की शानो शौकात भरी जिंदगी जी सके। राजा बनने के बाद उन लोगों में किसी ना किसी तरह का लालच तो आ ही जाता है, लेकिन तुम लालच से कोसों दूर हो। सही जवाब देने के बावजूद भी तुम सिर्फ अपनी माँ का इलाज करवाना चाहते हो। अगर ऐसा व्यक्ति राजा नहीं बना तो कौन बनेगा? मंत्रियों से बात करके हम जल्द से जल्द आपके राजा बनने की तैयारी करवाते हैं।
तो इस तरह विक्रम सिंह के उन 3 सवालों का जवाब देकर एक मामूली लकड़हारा जो कल तक लकड़ियां काटकर 4 पैसे कमाकर अपना और अपनी बीमार मां का गुजारा चलाता था, आज वो इतने बड़े राज्य और उनमें मौजूद कई गांव का राजा बन चुका था और विक्रम सिंह की तरह ही लोगों पर अपनी दया दृष्टि दिखाते हुए एक नेक दिल राजा बनकर रघु भी विक्रम सिंह की तरह सारी उम्र प्रजा की भलाई और अपने राज्य की तरक्की में ही गुजार देता है। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा।